suit for specific performance on the basis of two agreements। ना मैंने बयाना लिया है ना मैंने कोई सौदा तुम्हारे साथ किया है, वो इनकारी हो गया। जो परचेज़र था उसने थाने में एप्लीकेशन दे दी कि जी मेरे साथ ये धोखा और फ्रॉड हुआ है। थंब इम्प्रेशन उसके मौजूद थे, साइन उसके ओरिजिनल मौजूद थे, स्टाम्प उसके नाम पे निकला हुआ था, ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट की थी, एग्रीमेंट की थी, वो पूरी थी। हमारा स्टांस था कि हमारा ओरिजिनल एग्रीमेंट की बेस पे बाकी पेमेंट हमसे लेके घर है वो हमें दिया जाए। अगर पहले वाले एग्रीमेंट की कंडीशंस की वायलेशन की गई है तो फिर वो पहले वाला एग्रीमेंट ही प्रीवेल करेगा। 1937 की एक जजमेंट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, इंडिया कलकत्ता हाई कोर्ट की, वो भी मैंने कोर्ट की है। इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट की 1923 की एक जजमेंट इसी पे आई हुई है, वो भी मैंने कोर्ट की है इसके अंदर। तो ये सारी जजमेंट्स के रेफरेंस मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ। बट सब केस ये था, दो बंदों ने आपस में एग्रीमेंट किया मकान की सेल का। जो सेलर था उसने एक पोर्शन का कब्ज़ा अपने पास रख लिया और दूसरे पोर्शन का कब्ज़ा एग्रीमेंट टू सेल करके परचेज़र के हैंड ओवर कर दिया। अब एक पोर्शन में परचेज़र रह रहा है, दूसरे पोर्शन में स्टिल सेलर रह रहा है। 50 लाख रुपए का टोटल ये सौदा था, उसमें से 22 लाख रुपया अदा हो गया और बाकी जो 28 लाख रुपया उसके लिए टाइम फिक्स हो गया कुछ कि इतनी देर में ये पेमेंट बाकी करके परचेज़र रजिस्ट्री अपने नाम करवा लेगा और दूसरे पोर्शन का भी कब्ज़ा उसको मिल जाएगा। अब हुआ ये कि जैसे ही वो टाइम गुजरने के बाद सेलर ने मज़ीद टाइम मांगा, 1 महीना मांगा, फिर 2 महीने मांगे। 2, 3, 4 महीने गुजरने के बाद बिल आखिर वो इनकारी हो गया। उसने कहा जी कि ना मैंने बयाना लिया है ना मैंने कोई सौदा तुम्हारे साथ किया है, वो इनकारी हो गया। इनकारी होने के बाद मामला पुलिस के पास चला गया। जो परचेज़र था उसने थाने में एप्लीकेशन दे दी कि जी मेरे साथ ये धोखा और फ्रॉड हुआ है, तो लिहाजा कानूनी कार्रवाई, फौजदारी कार्रवाई सेलर के खिलाफ की जाए। अच्छा, वहाँ पे थाने में क्या हुआ कि थाने में उनका आपस में तस्फिया हो गया। थाने में पुलिस ने, हालांकि पुलिस के पास ऐसा इख्तियार नहीं है, लेकिन यूजुअली ये हो जाता है कि पार्टीज़ को आपस में बिठा के पुलिस वाले किसी न किसी नतीजे में पहुँच जाते हैं और वो तस्फिया करवाते हुए मामले को निपटा देते हैं। इस केस में ये हुआ कि पुलिस ने एक नया एग्रीमेंट कर दिया, यानी पुलिस की मौजूदगी में थाने में जब एप्लीकेशन की तो वहाँ एक नया एग्रीमेंट हो गया। पहले की मौजूदगी में, पहले की इनोवेशन में एक नया एग्रीमेंट आया। उस नए एग्रीमेंट में ये कहा गया कि जो पैसे वो वसूल कर चुका है सेलर, वो पैसे किस्तों में अदा करेगा। चूँकि उसके पास कब्ज़ा है तो कब्ज़े के एक पोर्शन का जो कब्ज़ा उसके पास है, जितनी देर तक जो इसने रिसीव की हुई थी अमाउंट ये वापस नहीं करता, तब तक एडिशनल 15,000 रुपया रेंट वो परचेज़र को अदा करेगा। यानी जो उसकी ओरिजिनल अमाउंट थी उसकी एक सर्टेन इंस्टॉलमेंट तय हो गई। डेफिनेटली सेलर ने पुलिस को कुछ लेन देन किया होगा, पैसे दे के उसने अपनी फेवर में एक नया एग्रीमेंट करवा लिया, जिस एग्रीमेंट में ये कहा गया कि सेलर पैसे भी वापस करेगा किस्तों में और उसके साथ ही साथ 15,000 रुपया पर मंथ वो किराए की मद का भी परचेज़र को देगा। ये एक नया एग्रीमेंट हो गया। अच्छा, ये एग्रीमेंट होने के बाद एक पोर्शन में सेलर का है, एक पोर्शन में परचेज़र का कब्जा है, बाहमी रजामंदी से दूसरा एग्रीमेंट हो गया। लेकिन सेलर ने क्या किया कि उसने ना तो कोई एक भी इंस्टॉलमेंट दी जो उसकी ओरिजिनल अमाउंट की इंस्टॉलमेंट देनी थी, और ना ही जो 15,000 एडिशनल उसने देना था ना ही वो दिया। मामला 2, 3, 4 महीने लेन देन बातचीत पे चलता रहा। बिल आखिर परचेज़र हमारे पास आया, हमने उसकी तरफ से कोर्ट में केस फाइल कर दिया, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ 2 एग्रीमेंट्स। अच्छा, ये केस चला, इसमें जो सेलर था उसने आके अपना एक नया स्टांस लिया। उसने ये कहा कि मेरे साथ तो इसका कोई एग्रीमेंट ऐसा हुआ ही नहीं, चूँकि मेरा एग्रीमेंट नहीं हुआ इसके साथ। अब डेफिनेटली जो स्टाम्प पेपर था एग्रीमेंट टू सेल का, उसके ऊपर उसके ओरिजिनल साइन और अंगूठे थे। थाने वाले एग्रीमेंट से भी इनकारी हो गया और जो
पहले वाला एग्रीमेंट था उससे भी इनकारी हो गया। उसने कहा सिरे से ही मेरे साथ तो इसका कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था। अब उसके सामने इशू ये था कि थंब इम्प्रेशन उसके मौजूद थे, साइन उसके ओरिजिनल मौजूद थे, स्टाम्प उसके नाम पे निकला हुआ था, ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट की थी, एग्रीमेंट की थी, वो पूरी थी। उसने कोर्ट में स्टांस से ये लिया कि जी ये तो मेरा इसके साथ कारोबारी लेन देन था और ये जो साइन अंगूठे इसने मुझे खाली स्टाम्प पे करवा लिए, ये कह के कि जी एक कारोबार के हवाले से जो हमारा मामला है उस पर कोई हम तहरीर लिख रहे हैं, तो इसलिए ये मुझसे साइन अंगूठे करवाए। अच्छा, ये केस चला, उसका जवाब आया और एट द एंड इशू अब अदालत के सामने एक इशू था। जो सेकंड एग्रीमेंट था, सेकंड एग्रीमेंट के अंदर हमारी कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी जिसके ऊपर अदालत करती। हम जा रहे थे ओरिजिनल एग्रीमेंट के ऊपर, जिसमें हमारा स्टांस था कि हमारा ओरिजिनल एग्रीमेंट की बेस पे बाकी पेमेंट हमसे लेके घर है वो हमें दिया जाए। अब अदालत के सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये लॉ के स्टूडेंट्स के लिए भी एक बड़ा अहम सवाल है कि क्या एक एग्रीमेंट की मौजूदगी में दूसरा एग्रीमेंट अगर हो जाता है तो वैलिड कौन सा होगा, सुपरसीड कौन सा करेगा। कानून जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 62 ये कहती है कि अगर नोवेशन में कोई कॉन्ट्रैक्ट आएगा, सेकंड एग्रीमेंट जो होगा लेटेस्ट वो प्रीवेल करेगा। अब मेरा केस तो इसमें फारग था बिल्कुल ही, क्योंकि दूसरे जो एग्रीमेंट था उसमें तो मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था। मैंने जज साहब को कुछ कोर्ट्स के रेफरेंसेस दिए, कुछ जजमेंट्स दी। मैंने सुप्रीम कोर्ट की 2004 की जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की एक जजमेंट दी, जिसमें यह कहा गया है कि सेक्शन 62 जो ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो ये कहती है कि पहले एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा अगर दूसरा एग्रीमेंट आएगा, तो इस जजमेंट में और दीगर जजमेंट्स में ये कहा गया है कि अगर पहले वाले एग्रीमेंट की वायलेशन हुई है, अगर उसको वायलेट किया गया है, उसकी कंडीशंस को पूरा नहीं किया गया, तो फिर दूसरे एग्रीमेंट की कोई हैसियत नहीं होगी, पहले वाला एग्रीमेंट ही प्रीवेल करेगा। यूजुअली भट्टी साहब ये होता है कि हमारे यहाँ एग्रीमेंट टू सेल किया जाता है, प्रॉपर्टी परचेज करता है, कोई परचेजर परचेज करता है, उसके ऊपर टाइम लिख दिया जाता है कि 2 महीने के बाद रिमेनिंग अमाउंट पे करके वो रजिस्ट्री या ट्रांसफ़र अपने नाम पे करवा लेगा। लेकिन जब 2 महीने का टाइम आता है, या पैसे अरेंज नहीं होते, या सेलर के कंडीशंस जो होती हैं वो प्रॉपर्टी बाद दफ़ा फॉरफिटेड होती है, बैंक प्लस्ड होती है, वो क्लियर नहीं होता उसका टाइटल, इस वजह से भी डिले हो जाता है। तो उस सूरत में अमूमन ये प्रैक्टिस की जाती है कि पहले एग्रीमेंट की नोवेशन में सेकंड एग्रीमेंट आ जाता है। सेकंड एग्रीमेंट अगर आए, सेकंड एग्रीमेंट ऑल दो लॉ यही कहता है, सेक्शन 62 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यही कहती है कि सेकंड एग्रीमेंट प्रीवेल करेगा, लेकिन अगर पहले वाले एग्रीमेंट की कंडीशंस की वायलेशन की गई है तो फिर वो पहले वाला एग्रीमेंट ही प्रीवेल करेगा। इससे रेलिवेंट जो जजमेंट्स हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा, उसकी साइटेशंस लॉ के स्टूडेंट्स या जनरल पब्लिक जो भी देखना चाहे वो इसमें। जी बिल्कुल, इसमें मैंने 1937 की एक जजमेंट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, इंडिया कलकत्ता हाई कोर्ट की, वो भी मैंने कोर्ट की है। इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट की 1923 की एक जजमेंट इसी पे आई हुई है, वो भी मैंने कोट की है इसके अंदर। तो ये सारी जजमेंट्स के रेफरेंस मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ। इस तरह के सिविल नेचर के केसेस में कोई क्रिमिनल पेनल्टी, कोई पनिशमेंट नहीं होती। ये उसको जो परचेजर है उसको अपना घर ही मिल जाए सिविल केस के नतीजे में, तो यही बहुत है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि इस केस में हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं जजमेंट्स की बेस पे हमने जज साहब को कन्विंस किया और उसका राइट उसको लेके दिया। इस रेफरेंस को, इस जजमेंट को जो सिविल कोर्ट की जजमेंट है, ऑल दो ये कंपलसरी नहीं है कि कोई दूसरी कोर्ट इसको एज अ रेफरेंस यूज करे, मतलब वो बाइंडिंग नहीं है। बाइंडिंग सिर्फ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं उनकी जजमेंट्स बाइंडिंग है नीचे वाली कोर्ट्स के, लेकिन जो सिविल कोर्ट्स की जजमेंट्स है अमूमी तौर पे वो बाइंडिंग नहीं है, लेकिन विजडम के लिए, उसकी रहनुमाई के लिए उनको यूज किया जा सकता है।